नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी का जो थर्ड टॉपिक है, जो कि मोशंस ऑफ द अर्थ के ऊपर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मोशन ऑफ द अर्थ का मतलब यहाँ पर क्या है। हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो दो तरह के मोशन करती हैं। दो तरह के मोशन मतलब एक है आपका घूर्णन और दूसरा है प्रक्रिमा, जिसको इंग्लिश में हम बात करें तो आप रोटेशन और रेवोल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, रोटेशन और रेवोल्यूशन दो तरह के प्रोसेस हैं जो हमारी पृथ्वी करती हैं। अब रोटेशन और रेवोल्यूशन है क्या, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये वाले जो पहली इमेज आपको यहाँ पर नजर आ रही है, देखिए यहाँ पर ये जो पहली इमेज नजर आ रही है, यहाँ पर जो मोशन हो रहा है या फिर यहाँ पर जो इसके अंदर दिख रहा है, चेंज नजर आ रहा है पृथ्वी के अंदर, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, वो आपका रेवोल्यूशन हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकंड वाले पॉइंट का, जो इस इमेज में नजर आ रहा है, यहाँ पर इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। हिंदी में बात करें तो इसे प्रक्रिमा कहते हैं, ये वाली जगह को, जहाँ यहाँ पर जिस तरह की मूवमेंट अर्थ कर रही है उसकी बात करें, और यहाँ पर जो अर्थ की मूवमेंट है, पृथ्वी की जो मूवमेंट है, उसको घूर्णन कहा जाता है। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि किस टाइम पे पृथ्वी जो है वो रोटेशन करती है या फिर किस टाइम पे पृथ्वी रेवोल्यूशन करती है। तो देखिए, ये दोनों प्रक्रियाएं जो हैं वो आपकी कॉन्टिन्यूसली लगातार चलती हैं। मतलब पृथ्वी एक ही टाइम पर रोटेशन भी कर रही है, रेवोल्यूशन भी कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पे, मतलब एक्सिस इन द सेंस वो जो बिल्कुल सेंटर से, मान लीजिए पृथ्वी के सेंटर से लाइन गुजरती है, हम तो उसे पृथ्वी की एक्सिस कहेंगे। ठीक है, उस एक्सिस पर कॉन्टिन्यूसली गोल गोल घूमती रहती है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि पृथ्वी की ये एक्सिस है। ठीक है, और इस एक्सिस पे पृथ्वी जो क्या है वो गोल गोल घूम रही है। तो इसी रोटेशन के साथ साथ पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती हैं। तो एक ही समय पे पृथ्वी रोटेशन भी करती हैं, रेवोल्यूशन भी करती हैं। सो यहां से हमें चीज क्लियर होगी कि पृथ्वी की मूवमेंट कौन कौन सी है, रोटेशन की भी है, रेवोल्यूशन की भी है। तो दो तरह की जो मूवमेंट है वो पृथ्वी की हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें, जो पृथ्वी है हमारी, उसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ करेंगे। इमेजिनरी लाइन का मतलब, मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी, इसके सेंटर से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। मतलब एक्चुअली में पृथ्वी के सेंटर से ऐसी कोई लाइन नहीं गुजर रही है या फिर कोई खंबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, हम यूं ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये जो इमेजिनरी लाइन है, वैसे अगर पृथ्वी अपनी जो फ्लैट जो जमीन है जहां पर वो खड़ी है, हम अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप उसे यूं मान के चलिए कि पृथ्वी जिस चीज पर खड़ी है उसको अगर हम प्लेन मान ले, एक प्लेन मान ले, तो यहां से कोई भी, अगर मैं बॉल भी रखूं, कोई क्रिकेट बॉल हो, फुटबॉल हो, अगर वो प्लेन जमीन पर रखें तो वो जो बॉल होती है वो जमीन से ये वाला जो एंगल बनाती है, दिस एंगल, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, क्योंकि जिस सरफेस पे खड़ी है वहां से बिल्कुल ऊपर जो इसकी लाइन बनेगी, एक्सिस बनेगी, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। बट पृथ्वी के केस में क्या है ना, पृथ्वी अपनी एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्टेड है। सो द एंगल जो बनता है वो यहाँ पर बनता है 66.5 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह का जो एंगल है वो बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे लाइन होगी, और ये जो एंगल बनेगा वो 66.5 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब अगर यहाँ पर पृथ्वी बिल्कुल सीधी खड़ी होती, अगर पृथ्वी बिल्कुल सीधी खड़ी होती तो वह 90 डिग्री का एंगल बनाती। बट पृथ्वी क्या है ना, अपने एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ी सी झुकी हुई है, तो इसकी वजह से ये जो एंगल बनता है वो 66.5 डिग्री का बनता है। और ये जो दोनों के बीच में गैप है 90 डिग्री और 66.5 के बीच में कितना है, 23.5 डिग्री का गैप है। क्या मतलब है इस बात का, देखिए कि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है कि जो पृथ्वी है वो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से सीधी नहीं खड़ी है, बल्कि वो इस तरह से तिरछी नजर आ रही है अपने एक्सिस पे, क्योंकि इसका एक्सिस नजर आ रहा है आपको, ये तिरछा जो एक्सिस दिख रहा है आपको। तो इस तरह से पृथ्वी क्या है, अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं खड़ी है। अगर स्ट्रेट खड़ी होती तो बिल्कुल सीधे इसकी एक्सिस बनती। तो इस वजह से क्या होता है, पृथ्वी का जो एंगल है वो अपने प्लेन सरफेस से कितना बनता है, 66.5 डिग्री का एंगल वो बनाती हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कितना एंगल बनाती है, तो जो एंगल बनाती है वो 66.5 डिग्री का बनाती हैं। और वो कितनी अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है, झुकी हुई किसको बोलेंगे हम, कि ये इसकी नॉर्मली एक्सिस होनी चाहिए थी, सेंटर ये इस तरह से, ये नॉर्मली एक्सिस होनी चाहिए थी, लेकिन इस नॉर्मल एक्सिस से वो इस तरफ को झुकी हुई है। तो कितना झुकी हुई है, तो वो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, 90 माइनस 66.5, तो कितना बनेगा, 23.5 डिग्री। तो मतलब पृथ्वी अपने 90 डिग्री के एंगल पे जहां पर होनी चाहिए थी, नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट जिस प्लेन एरिया पे खड़ा होता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उस एंगल से वो
लगभग 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। तो ये चीज हमें यहाँ पे पता लगता है। अब होता क्या है कि ये जो आपका ऑर्बिटल प्लेन है, अब हम बात कर रहे थे ना कि हम इस प्लेन को कुछ नाम देंगे, तो हम इसको प्लेन को नाम देते हैं ऑर्बिटल प्लेन, जिसपे ये पृथ्वी खड़ी है, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल प्लेन है, यहाँ पर पृथ्वी कितना है, 66.5 का एंगल बना रही है, और झुकी हुई कितना है, जो गैप है, डिफरेंस है, वो 23.5 डिग्री का डिफरेंस है। अब इस वजह से होता क्या है कि जो अर्थ है उस पे क्या होता है कि इसके जो हिस्से हैं, मतलब नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, वहां पर जो सूरज की किरणें हैं उनमें कुछ ना कुछ जो है बदलाव हमें देखने को मिलता है। किस तरह से, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, पृथ्वी जियोइड शेप की है, मतलब बीच में से थोड़ी सी मोटी है और ऊपर पोल से, नॉर्थ एंड साउथ से थोड़ी सी दबी हुई है, तो उस शेप में है। दूसरी चीज यहाँ पर एक खास क्या आ गई कि पृथ्वी हमारी जो अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, झुकी हुई है, जिस वजह से वो क्या है, 66.5 डिग्री के एंगल बना रही हैं। अब इन दो चीजों की वजह से जो पृथ्वी की सतह है वहां पर जो सूरज की रोशनी है वो अलग अलग तरीके से पड़ती है। सो अगर देखा जाए तो पृथ्वी जिस तरह से झुकी हुई है, इस वजह से होता क्या है कि पृथ्वी का जो सामने वाला हिस्सा है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे ड्रॉ किया गया है, ये आपका सन है, ठीक है। तो सन की वजह से जो लाइट पड़ती है पृथ्वी पर वो यूं पड़ेगी, ठीक है। अब गोल है पृथ्वी, आप इसे इमेजिन करके देखिए कि पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी का ऑब्वियसली एक वह हिस्सा जो इधर वाला होगा उस पर एक टाइम पे लाइट पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे लाइट पड़ रही है क्योंकि ये वाला हिस्सा सन के सामने है, और जो पीछे का हिस्सा है वहां पर लाइट नहीं पड़ेगी। लेकिन खास बात क्या है, मैंने आपको बताया कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व भी कर रही है, ठीक है। तो रिवॉल्व करने की वजह से क्या है, अब मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक है, वो सामने से अगर टॉर्च से लाइट आप मारेंगे तो उस बॉल के एक साइड पे लाइट पड़ेगी, ठीक है, दूसरी साइड पे लाइट नहीं पड़ेगी। अब अगर तो वो बॉल बिल्कुल स्टेशनरी खड़ी रहे तब तो पॉसिबल है, तब तो ऐसा ही होगा कि एक साइड पे लाइट पड़ेगी, दूसरी साइड पे नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो बॉल साथ में घूम भी रही है, रोटेट भी कर रही है, तो क्या होगा कि हाफ टाइम, मतलब जैसे हमारा दिन होता है वो 24 घंटे का होता है, तो हाफ टाइम क्या होगा, इस साइड वाला जो हिस्सा है वहां पर सूरज की रोशनी रहेगी, हाफ टाइम ये पीछे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे सूरज की रोशनी रहेगी। तो इसी वजह से, मतलब कि रोटेशन की वजह से, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, दैट्स वाई क्या होता है, हमारे यहाँ पर डेज और नाइट भी होते हैं, दिन और रात भी होते हैं। कैसे, जब हमारे मान लीजिए भारत का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, जब भारत जो हमारा है पृथ्वी के ऊपर, जब वो सूरज के सामने आता है तो क्या होता है, दिन होता है, और जब यही फिर आपका रोटेशन होके पिछली तरफ तो चला जाता है तो वहाँ भारत में रात हो जाती है, और बाकी के जो कॉन्टिनेंट्स है वहाँ पे दिन हो जाती हैं। तो इस तरह से ये चलता रहता है। तो डे एंड नाइट किस वजह से हुए, दिन और रात किस वजह से हुए, पृथ्वी के घूमने की वजह से। अगर पृथ्वी खड़ी रहती तो एक ही साइड दिन होता और दूसरी साइड हमेशा रात रहती, लेकिन पृथ्वी क्योंकि घूमती रहती है, दैट्स वाई दिन और रात जो है वो होते रहते हैं। और ये जो चक्कर है ना, जो पूरा चक्कर पृथ्वी लगाती है, मान लीजिए यूं घूम के दोबारा, मतलब इस तरह से घूम के दोबारा जो है वो चक्कर स्टार्ट होगा, तो उसमें लगभग 24 घंटे का टाइम लग जाता है, 24 आवर्स लगते हैं पृथ्वी को एक पूरा चक्कर खत्म करने में, जिसको रोटेशन हम बोल रहे हैं, ठीक है, घूर्णन बात कर रहे हैं, ओके। और ये जो लाइन है बीच में, जो क्या करती है, जहां तक सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा, इस लाइन तक, मान लीजिए पृथ्वी क्या है, सूरज के सामने खड़ी है, तो ये वाली लाइन जहां तक ये सूरज की रोशनी पड़ रही है, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसका मतलब क्या है कि इस सर्कल से आगे दिन रहेगा, इस सर्कल से पीछे रात रहेगी। जब अर्थ यहाँ पे इस पोजीशन में खड़ी है, उसके बाद फिर घूम जाएगी इधर को, तो ये पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाएगा और ये आगे वाला हिस्सा पीछे चला जाएगा, तो फिर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यही बनेगा जहां पर वो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में काट रहा है। और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कोई हमने खुद से लाइन ड्रॉ की है, इमेजिनरी लाइन, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअली में क्या है कि सूरज की रोशनी यहाँ तक पड़ती है, ठीक है, तो उसके पीछे वाली जगह में रात होती है, क्योंकि अब बॉल है ना, अगर फ्लैट सरफेस हो तब तो पूरी सरफेस पे लाइट पड़ जाएगी, लेकिन बॉल है तो एक हिस्से पे लाइट पड़ेगी, दूसरे वाले हिस्से पे नहीं पड़ेगी पीछे। तो ये जो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है अर्थ को, जो लाइट है एक साइड और नहीं है, तो उसको लाइन को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और ये पृथ्वी के पूरे चारों तरफ से घूमती हुई नजर आएगी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये जो मोशन है ये आपका डेली का मोशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार घूम के पृथ्वी उसके बाद गैप ले लेगी, कॉन्टिन्यूसली जो है मोशन चलता रहता है, तो यही आपका रोटेशन कहलाता है। सेकंड मोशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपका रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन मतलब जब पृथ्वी इस एक्सिस पे यूं चलती हुई जाएगी और सन के चारों तरफ चक्कर कंप्लीट करते हुए फिर यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो ये जैसे हमारा रोटेशन में 24 घंटे लग रहे थे, तो इस रेवोल्यूशन में आपके
365.5। 365 दिन, हाफ नहीं होगा, 6 घंटे आपके जो होंगे वो मान के चलेंगे हम, ठीक है। 365 दिन और जो 6 घंटे हैं वो लगते हैं, तो ये 365 दिन प्लस 6 घंटे, इतना तो टोटल टाइम लगता है पृथ्वी को एक अपना रेवोल्यूशन खत्म करने में। अब देखिए इसमें खास बात क्या है, यहाँ से आपको एक और सवाल का जो जवाब है वो मिल जाएगा। पृथ्वी अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है, रोटेशन कर रही है, दिन और रात हो रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है, सेम स्टेटमेंट, और वो सन के चारों तरफ घूम रही है। अब इसके घूमने की वजह से क्या होता है कि ये अपना जो पूरा रेवोल्यूशन का एक पाथ है वो 365 डेज प्लस 6 आवर्स में कंप्लीट करती हैं। तो अगर आप 6 आवर्स को 4 बार प्लस करेंगे तो क्या होगा, 6 × 4 क्या होगा, 24 हो जाएगा, मतलब 24 आवर्स हो जाएंगे। तो हर चौथे साल में क्या होगा कि 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे और 365 दिन फिर 6 घंटे, तो 4 साल हो गए। तो चौथे साल में जब हम देखेंगे तो वहां पर क्या होगा, 6 प्लस करते हुए 24 हो जाएगा, और वो जो 24 होगा वो 24 आवर्स क्या है, वो एक दिन है, मतलब 24 घंटे का एक दिन होता है। तो हम इसलिए जो हमारा 4th ईयर होता है ना, जो चौथा साल होता है, वो हमेशा लीप ईयर होता है, और उसमें फरवरी मंथ के अंदर 29 डेज जो है वो हम लेके चलते हैं। वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि इसके रेवोल्यूशन में 365 दिन प्लस 6 घंटे लग रहे हैं, इस वजह से। अब देखिए यहां पर क्या एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि वैसे तो ईयर इज यूजुअली डिवाइड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम सीजन, और ये जो सीजन्स हैं ये चेंज होते हैं। गर्मियां आती हैं, सर्दियां आती हैं, ऑटम आता है, आपका स्प्रिंग आता है। तो ये जो बदलाव होते हैं ये किस वजह से होते हैं, ये बदलाव होते हैं, आपको इस इमेज से समझ में आ जाएगा किस वजह से बदलाव होते हैं। अब देखिए जो हमारी पृथ्वी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो झुकी हुई है, ठीक है। अब झुकी हुई होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा जो पृथ्वी है, इस पिक्चर में आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि हमारी पृथ्वी जो है सन के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है। अब क्या होगा, जब मान लीजिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये और ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों में फर्क होता है, ठीक है। एक साइड पृथ्वी का डिस्टेंस ज्यादा है, एक तरफ कम है। अब पृथ्वी जो चारों तरफ सन के घूमती है, और साथ में सेकंड चीज क्या है, वो अपनी एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्टेड भी है, झुकी हुई भी है। तो इस वजह से जो हमारे सीजन्स है वो आते हैं, उसको हम डिटेल में अभी देखते हैं कि किस तरह से आते हैं। पहले आप इस स्टेटमेंट को समझिए कि क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है और वो रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ, तो इस वजह से हमारे अर्थ के ऊपर सीजन्स देखने को मिलते हैं। अब ये किस तरह से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस पिक्चर में समझिए कि ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है ये आपकी इक्वेटर है, जो व्हाइट कलर की रिप्रेजेंट की गई है। अब क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है, तो एक टाइम ऐसा आता है अर्थ के इस रेवोल्यूशन के पाथ में, जहां पर जो पृथ्वी का नदन हेमिस्फेयर है, उत्तरीय जो दिशा है, हम मान के चले कि ये वाला जो यहाँ से जो सूरज की रोशनी जाएगी वो बिल्कुल सीधी जाके गिर रही है कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, जो कि 23.5 डिग्री है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है 23.5 डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जब सीधी सनलाइट पड़ रही है 23.5 डिग्री पे, तो सनलाइट सीधी कहीं पड़ेगी तो क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगी, और गर्मी ज्यादा होगी तो क्या होगा, वहां पर मतलब समर्स का सीजन होगा, समर्स मतलब गर्मियां होगी। और अपने टिल्ट की ही वजह से यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये सूरज के ज्यादा नजदीक हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपको इस इमेज में दिखाऊं, मान लीजिए यहाँ पर आपका सूरज है, ठीक है, और पृथ्वी को क्या है, मैं आपकी सिर्फ एक्सिस ड्रॉ करूंगा, आप एक्सिस से आइडिया लगा लीजिए। एक्सिस मतलब ये वाला हिस्सा जो है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, सेंटर वाला। तो इस केस में देखिए ये पृथ्वी की एक्सिस है, आप इसको कंप्लीट करना चाहे तो इस तरह से आपका अर्थ बनेगा, लेकिन फिलहाल आपको समझने के लिए सिर्फ मैं एक्सिस ड्रॉ करा रहा हूँ। तो ये एक्सिस है पृथ्वी की, ये आपका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो इस केस में अगर हम देखें तो सन के करीब क्या है, ये साउथ पोल नजदीक है, और इसी केस को हम यूं लेके देखें, ये सेम चीज है, पोजीशन ऐसी रहेगी। तो यहाँ पे भी नॉर्थ है, साउथ। अब यहाँ पर देखें तो ये वाला जो नदर्न हेमिस्फीयर है ये ज्यादा नजदीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये वाली पोजीशन होगी, जब पृथ्वी क्या होगी, नदर्न हेमिस्फीयर ज्यादा नजदीक होगा, तो नॉर्थ में आपका समर्स होगा, और जो ये सदर्न हेमिस्फीयर जब ये सूरज के ज्यादा नजदीक होगा तो साउथ में आपका समर्स होगा। तो सीजन बदल रहे हैं। और साथ में एक और चीज आप नोटिस क्या करेंगे कि जब आपके सीजन बदलते हैं तो उस टाइम पे डेट्स क्या होती हैं। जैसे कि हम बात करके चलें कि समर्स, हम भारत का कंटेक्स्ट लेके चलेंगे, या फिर आप यूं कह लीजिए कि हम नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर का कंटेक्स्ट लेके चलेंगे कि नदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को क्या होती है, गर्मी होती है, ठीक है।
21 जून को आप क्या नजर आएगा कि लॉन्गेस्ट डे होगा, मतलब सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 घंटे तक आपकी सनलाइट आपको देखने को मिलेगी, और नाइट जो होगी, रात होगी, वो छोटी होगी, कुछ घंटों की ही होगी रात, ठीक है। और ये वाला जो टाइम होता है आपका, इसी 21 तारीख को आपको क्या है, समर सोलिस्टिस कहा जाता है। हम अभी समझेंगे कि ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, समर सोलिस्टिस कहा जाता है 21 तारीख को, 21 जून को, और ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वो तारीख होती है जिस टाइम पर आपकी पृथ्वी सबसे ज़्यादा झुकी हुई होती है सन की तरफ को, और जो सन की लाइट है वो मैक्सिमम टाइम के लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कर्क रेखा पे पड़ती है, और दिन के ज्यादा घंटों के लिए सनलाइट जो है वहां पे पड़ती है, तो ज्यादा गर्मी होगी, ज्यादा लंबा दिन होगा, और उसी को समर सोलिस्टिस कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट ज्यादा टाइम के लिए पड़ेगी। ओके, अब इसी का जो अपोजिट होता है वो है विंटर सोलिस्टिस। उसका मतलब क्या है, उसमें भी हम नॉर्थ की ही बात कर रहे हैं कि नॉर्थ में जब सर्दियां होगी, तो वो कौन सा दिन है कि 22 दिसंबर को नॉर्थ में सर्दियां होती है, ठीक है। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो हमें गर्मियां सर्दियां फील होती हैं। तो इस 22 दिसंबर को हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मतलब हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, ये वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, इस वाले की, ठीक है। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर इस हिस्से पे अब सनलाइट सीधी पड़ रही होती है, और ज्यादा टाइम के लिए पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, ये आपकी जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे सनलाइट कम समय के लिए पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो सदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पे सनलाइट ज्यादा टाइम के लिए पड़ेगी। और क्योंकि इस पोजीशन में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ हमारा दूर है, अगर आप डिस्टेंस को इस तरह से मेजर करना स्टार्ट करें, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, तो इस लाइन से और इस लाइन, ये दो लाइन्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो बीच का गैप है ना, हम उसी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो ज्यादा दूर हो गया सन से, तो इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अभी सर्दियां चल रही है दिसंबर के टाइम में, बट सदर्न हेमिस्फीयर में तो ज्यादा नजदीक है ये सन के, तो यहाँ पर क्या है, गर्मियां हैं। तो अब हम जो डेट जिसकी हम बात कर रहे हैं 22 दिसंबर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, वो विंटर सोलिस्टिस हो जाएगा। अब हम इसे विंटर क्यों कह रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे तो सनलाइट सीधी पड़ रही है, हम इसलिए इसे विंटर सोलिस्टिस कह रहे हैं क्योंकि हमने रेफरेंस नॉर्थ का लिया है कि भाई हमें, क्योंकि इंडिया का एग्जांपल लेके देखें कि हाँ, इंडिया वालों को अगर गर्मी लग रही है तो हमने समर सोलिस्टिस कह दिया, इंडिया वालों को अगर ठंड लग रही है तो हमने विंटर सोलिस्टिस कह दिया। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पृथ्वी के किसी दूसरे हेमिस्फीयर में सनलाइट सीधी पड़ रही है तो वहां तो गर्मी होगी, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ पर गर्मी चल रही है, सर्दी चल रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और नॉर्थ का क्यों लेते हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ का इसीलिए लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, वो आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही लाई करते हैं। कुछ फ्यू ही ऐसे कंट्रीज हैं या फिर कॉन्टिनेंट के पार्ट है जो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे कंप्लीटली आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है, न्यूजीलैंड कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में है, बट वो कुछ फ्यू केसेस हैं। और अफ्रीका का कुछ साउथ अमेरिका का कुछ हिस्सा जो है वो आपको सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा, लेकिन वो कुछ फ्यू हैं, तो हम उनका ज़्यादा हम नॉर्थ का रेफरेंस लेके चलते हैं। तो आपको चीज़ क्लियर होगी, समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस किसे कहा जाता है। और सीजन्स जो आते हैं वो अर्थ के टिल्ट की वजह से आते हैं। अर्थ अगर बिल्कुल सीधी खड़ी होती ना तो सीजन्स ना आते, क्योंकि तब तो बराबर ही सनलाइट पड़ती, चाहे अर्थ किसी भी पोजीशन में जाती। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस पोजीशन को देखिए, अगर अर्थ यहाँ पर टिल्टेड है तो इस पोजीशन में अर्थ का क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर हो गया, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर हो गया। और ये आपका, क्योंकि इक्वेटर लाइन आपकी यहाँ से जाएगी, ठीक है, एग्जैक्ट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो लगभग यहाँ से आपकी इक्वेटर लाइन जा रही है, और ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो अगर आप देखें तो ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये क्या है, इतना गैप आ रहा है बीच में, तो इसका मतलब क्या है, सन से ज़्यादा दूर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस पोजीशन में हमारे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है पूरी पृथ्वी का, वहाँ पर विंटर्स चल रही होगी, सर्दियाँ चल रही होगी, क्योंकि हम सन से दूर हैं, ठीक है। और इस केस में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है, तो यहाँ पर लगभग यहाँ से मैं मान के चलूँ कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, यहाँ से आपकी इक्वेटर जा रही है, और यहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रही है। तो यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सन के नज़दीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जहाँ से लाइट पड़ेगी इसके ऊपर, ये थोड़ा सा दूर है। तो अब इस केस में क्या है, हमारे यहाँ पे समर चल रहा होगा, गर्मियाँ हैं। अब आप इमेजिन करके देखिए, आप ये चीज़ अगर समझ गए हैं तो आप इमेजिन करके देखिए, अगर मान लो पृथ्वी टिल्टेड ना होती, पृथ्वी अपनी जो उसका बेस है उस पर अगर टिल्टेड ना होती तो क्या होता, उस केस में पृथ्वी बिल्कुल सीधी होती इस तरह से, और यहाँ पर सनलाइट पड़ रही होती इस केस में पूरे इस हिस्से में,
और यहाँ पर भी अगर सीधी होती तो इस केस में पूरे हिस्से में सनलाइट पड़ रही होती, तो ना तो यहाँ गर्मी सर्दी का कोई कंसेप्ट होता, ना यहाँ पर होता, इवन यहाँ पर भी नहीं होता। ठीक है, तो कोई सीजन ना होता, सर्दियाँ गर्मी कुछ ना होती, बराबर ही रहता। ठीक है, तो सीजन्स क्यों आते हैं? अर्थ के टिल्ट की वजह से। दिन रात क्यों होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से। समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस आप समझ गए हैं। अब लास्ट चीज हम बात करेंगे कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? इक्विनॉक्स होते हैं। इक्विनॉक्स वो वाले दिन हैं, जैसे समर सोलिस्टिस में मैंने आपको बताया कि सबसे लंबा दिन होगा, सबसे ज्यादा टाइम तक सनलाइट रहेगी। विंटर सोलिस्टिस में सबसे छोटा दिन होगा, रात बहुत लंबी होगी। ठीक है, अब ये जो 21 मार्च और 23 सितंबर है, ये वो वाले दिन हैं जब सन की जो लाइट है उसमें दिन और रात दोनों बराबर होंगे। मतलब जितने टाइम के लिए सुबह होगी, दिन होगा, उतने ही टाइम के लिए रात होगी। पोजीशन कौन सी होगी? पोजीशन ये वाली होगी। ठीक है, एक चीज आप याद रखिएगा, हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ जो है फॉलो करती है। मतलब जो सर्कुलर नहीं है, जैसा इस पिक्चर में रिप्रेजेंट किया गया वैसा है। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज समझने वाली इंपॉर्टेंट क्या है कि अर्थ बिल्कुल, एक तो पाथ हो गया ये वाला एलिप्टिकल, ठीक है, कि इस पाथ को फॉलो कर रही है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल पाथ हो गया ये वाला, मतलब एक साइड से ऊंचा एक साइड को नीचा। तो ये एग्जैक्टली में ये वाला पाथ जो है अर्थ फॉलो करती है। यहाँ पे आपको नजर आएगा ऊपर की तरफ को है, और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ नजर आएगा। तो इस पाथ को अर्थ एक्चुअली में फॉलो करती है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं। देखिए, आपका समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस अलग अलग पोजीशन में होगा, जब आपकी, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि पोजीशन कौन सी रहेगी। लेकिन इक्विनॉक्स की पोजीशन देखिए, यहाँ पर आपको इक्विनॉक्स की पोजीशन नजर आएगी, यहाँ पर, और ये वाले जो पोजीशन है यहाँ पर, ये दो पोजीशन ऐसी होगी अर्थ के रेवोल्यूशन के पाथ में कि जब सूरज की रोशनी यहाँ पर बिल्कुल सही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही सीधी सीधी पड़ेगी, तो ना तो यहाँ पे दिन और रात का कंसेप्ट आएगा, मतलब कि दिन भी उतने ही घंटे का होगा जितनी रात की होगी, और उसी को आपका इक्विनॉक्स कहा जाता है, क्योंकि ये सामने आमने सामने है। अगर इस पोजीशन में, अगर नीचे वाले पोजीशन में, ऊपर वाले पोजीशन में अर्थ को रिप्रेजेंट किया जाए, तो वहां पर आप टिल्ट को खुद इमेजिन करके देखिएगा कि जब टिल्ट होगी अर्थ तो एक चीज दूर हो जाएगी, तो लाइट कम समय के लिए पड़ेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में, कोई भी आप एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो सनलाइट है वो बराबर नजर आएगी इस पोजिशन के अंदर। तो ये आपका जो था इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने आज बात की हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ तो ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो दो जगहें हैं, जैसे कि इसकी मैं अगर बात करूं तो ये आपका विंटर सोलिस्टिस है क्योंकि नॉर्थ दूर है, ये आपका समर सोलिस्टिस है क्योंकि नॉर्थ नज़दीक है, ये आपका इक्विनॉक्स है। ठीक है, ये दो पोजीशन आपकी इक्विनॉक्स है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ का तो कोई इशू ही नहीं पड़ रहा। पृथ्वी के यहाँ से सनलाइट जाएगी तो पूरे हिस्से में पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी जाएगी तो पूरे हिस्से में पड़ेगी, तो ये इक्विनॉक्स है, दिनों रात बराबर बराबर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी। आगे अगर बात करें, हमने गोयला क्लासेस की तरफ से एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रखा है, जो 2999 में आपको मिल जाएगा। इन लेक्चर्स का फायदा ये होगा, या कोर्स का फायदा ये होगा कि आपको 2999 के अंदर कंप्लीट एनसीईआरटीज पढ़ाई जाएगी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और उसको हम +2 तक लेके जाएंगे और आपको एडवांस जो है वो भी पढ़ाया जाएगा। तो ये कोर्स आपको सिर्फ 2999 के अंदर मिल जाएगा। अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहें तो आप नीचे गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है goyalaclasses.com के नाम से, आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पर इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।